नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं उदय बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, एकांकियों की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार एकांकी जिसका नाम है सीमा रेखा। अब ये सीमा रेखा क्या है और कैसी सीमा रेखा है, हम इस बात को पढ़ते पढ़ते जानेंगे। पर हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि ये जो एकांकी है एक सामाजिक एकांकी है। समाज में आने वाली तमाम समस्याओं को और उसके कारणों को व्यक्त करती है कि भाई ये जो समस्या है क्यों आती है समाज में और इस समस्या का क्या परिणाम होता है। तो चलिए बच्चों, चर्चा करते हैं इस एकांकी पर और विस्तार पूर्वक समझते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित सीमा रेखा राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत एकांकी है। एकांकीकार का मत है कि जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप में अनेक विसंगतियां उत्पन्न होती रहती हैं। इसके कारण राष्ट्रीय हित की निरंतर हत्या हो रही है। जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, वह आंदोलन करती है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति की अपार क्षति होती है। एकांकीकार ने इस समस्या को ही अपनी एकांकी की कथावस्तु बताया है। तो भैया विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी को सिर्फ इसलिए लिखा है कि उन्होंने ये बताया है इस एकांकी में कि जनता में जो राष्ट्रीयता की अभाव है और इस राष्ट्रीयता के अभाव में जनता जो है वो लोगों का नुकसान कर देती है। कैसा नुकसान कर देती है भाई साहब कि आंदोलन शुरू कर दिया, और जब आंदोलन शुरू होगा तो मारपीट होती ही है, ठीक है, धक्का मुक्की होती ही है। जनता भड़क कर जो है ना राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर देती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अब आजकल तो दंगे होते नहीं हैं, ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता था कि जब दंगे हुआ करते थे तो बस जला दी, कहीं ट्रेन रोक दिया, कभी कोई बिल्डिंग को पटक दिया, इस तरीके से उल्टे सीधे काम होते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, जनता की संपत्ति होती थी, राष्ट्र की संपत्ति है, ठीक है, और इसका नुकसान हो जाया करता था दंगों में। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने एक एकांकी लिखी। इसके माध्यम से उन्होंने जो जनता का चरित्र है वो दिखाया। आइए अब बात करते हैं एकांकी क्या है। एकांकी चार भाइयों के रूप में स्वतंत्र भारत के चार वर्गों के प्रतिनिधि के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। विभिन्न घटनाओं के माध्यम से इस बात को भी सिद्ध किया गया है कि जनता में सरकार और जनता के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। आइए भैया कथा वस्तु पढ़ते हैं, यानी कि कहानी पढ़ते हैं। एकांकी में चार भाइयों का वर्णन है। चारों भाइयों में एक सत्ता पक्ष का नेता है, शरद चंद्र, तथा एक विरोधी पक्ष का है। तो भाई चार भाई हैं जिसमें से पहला जो भाई है शरद चंद्र जो है वो सत्ता पक्ष का नेता है और एक विरोध पक्ष का यानी कि विरोधी है। तो देखो भाई भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, वही पॉलिटिक्स वाला कि तुम फला पार्टी ज्वाइन कर लो, हम फला पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, सत्ता में तो हम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, चाहे तुम रहो चाहे हम रहें। तो यही बात है कि शरद चंद्र जो है वो लीडिंग पार्टी में है, ठीक है, और सुभाष चंद्र जो है वो अपोजिशन पार्टी में है। लक्ष्मी चंद्र एक व्यवसायी है, उनका एक तीसरा भाई भी है लक्ष्मी चंद्र जो बिजनेसमैन है, और विजय यानी कि उनका जो चौथा भाई है वो पुलिस में कप्तान है। अब देखो आगे क्या है। अरविंद बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र का पुत्र है। भाई इनका जो लक्ष्मी चंद्र का बेटा है उसका नाम क्या है, अरविंद है। चारों भाइयों की पत्नियां तारा, अन्नपूर्णा, सविता और उमा है। भाई सब देवियों के नाम है इनके पास, सबके पास देवियां हैं। देखो फिर देखो क्या है। एक दिन बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। एकांकी का पर्दा उपमंत्री शरण चंद्र की बैठक से खुलता है। फोन पर सूचना मिलती है कि पुलिस ने उग्र भीड़ पर गोली चला दी है। अब देखो इस गोलीबारी में 5 आदमी भी मारे गए हैं। तो भाई होता यह है कि एक बार बैंक के पास भड़क जाती है भीड़ और भीड़ को काबू करने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, पर भीड़ जो है वो काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही है, कुछ भी कर लो। तो मजबूरी में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और इस गोलीबारी में 5 लोग मर जाते हैं, ठीक है। अब जब 5 लोग मर गए तब क्या होने वाला है, तब देखो आगे क्या होता है। और इन तमाम बातों का खुलासा किससे हो रहा है, जो शरद चंद्र की बैठक लगेगी, जो मंत्री जी हैं उनकी बैठक से इन सारी बातों का खुलासा होगा। अब देखो क्या होता है। और 20 घायल हो गए, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। शरद चंद्र की पत्नी इस कार्य को जहां अनुचित बताती है वहीं लक्ष्मी चंद्र बिल्कुल उचित बताता है। तो भैया शरद चंद्र की मिसेस जो होती है वो कहती नहीं नहीं गोली नहीं चलाना चाहिए था, पर उसका जो दूसरा भाई होता है लक्ष्मीचंद वो कहता है अरे ठीक है भाई ये सब ऊधम कर रहे थे, इनको तो मारना ही चाहिए, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है।
पुलिस कप्तान विजय भी अपने कदम को उचित बताता है। अब यहाँ पुलिस कप्तान जो उसका तीसरा भाई होता है विजय, जो चौथा भाई होता है, वो भी कहता है कि अरे अरे ये गोली वोली चलाना तो जरूरी था, वरना ये सारे के सारे लोग मेरा नुकसान कर देते, जनता जो है वो नुकसान कर देती। फिर देखो आगे क्या होता है। वह कहता है कि जनता को कानून अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे समय पर यही एक रास्ता होता है। तो ये बताता है कि भैया जब जनता भड़क जाती है, और ये बात सच है बेटा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, अगर एक बार जनता भड़क जाए तो उसको रोकना असंभव हो जाता है, ठीक है। और पुलिस को या प्रशासन को मजबूरी में वो हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जो वास्तव में नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वरना तुम ही सोचो कि पुलिस कौन है, पुलिस में कोई बहुत बड़ा आदमी या कोई विदेश से आके भर्ती नहीं होता, हम जैसे आप जैसे लोग ही होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने ही लोगों को, अपने ही समाज के विरुद्ध क्यों जाएगा। पर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, आम लोगों पर कोई क्षति ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्हें मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। और यही बात जो है वो विजय समझाता है लोगों को। फिर देखो आगे क्या होता है। इसी समय विरोधी पक्ष का जननेता सुभाष चंद्र आता है। अब भैया विपक्ष के, सत्ता विपक्ष जो होता है, उनके नेता सुभाष चंद्र जी आते हैं और क्या कहते हैं। वह भी पुलिस की गोली कांड की निंदा करता है और कहता है अरे 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 बताओ, ये तो गोली चला दिया आपने, फालतू गलत किया। और उपमंत्री से इस घृणित कार्य के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की मांग करता है। तो भैया वो कह रहा है मंत्री जी से, वही तमाम टिपिकल टाइप कि जो लोग होते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी बात, अरे वो तो मंत्री जी ने फला काम गलत कर दिया है, अब तो फला इस्तीफा दे या फिर बहुत अच्छी जांच करना, ऐसा वैसा। तो वैसे ही जो सुभाष चंद्र वो भी कहता है लक्ष्मीचंद से कि भैया कैसे भी करके जिसने गोली मारी है उस पुलिस अधिकारी को तो निलंबित करो, भगाओ नौकरी से, ऐसा बोलता है। फिर देखो आगे क्या करता है। सुभाष और सविता पुनः कहते हैं जनतंत्र का अर्थ ही जनता का राज्य है। तभी यह सूचना मिलती है कि अरविंद पुलिस की गोली से मारा गया। अब भैया क्या होता है कि लक्ष्मीचंद का जो बेटा होता है वो, उसका नाम होता है अरविंद, और वो पुलिस की गोली से निपट जाता है, यानी कि मारा जाता है। फिर देखो क्या है। लक्ष्मीचंद्र और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा इसे विजय की क्रूरता कहते हैं। वो कहते हैं कि बताओ तुमने चाचा होकर ही मार डाला रे, ठीक है। और इससे विजय की बहुत क्रूरता कहते हैं कि अरे रे राम राम, तुमने तो मेरा बेटा मार डाला। तो इस बात से क्या होता है, विजय को भी बुरा लगता है। विजय को अरविंद का भीड़ में होने का पता नहीं था। विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। विरोधी दल के नेता सुभाष चंद्र और पुलिस कप्तान विजय पर उमड़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। विजय गोली चलाने से इनकार कर देता है, जिससे असामाजिक तत्वों की भीड़ में ये दोनों भाई कुचलकर मारे जाते हैं। सारा वातावरण करुणा से भर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। तीनों के शव बैठक में लाकर रख दिए जाते हैं। शरद चंद्र तीनों को देखकर कहता है, यह देखो कमरे में 3 लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। अरविंद और सुभाष, यह जनता की क्षति है। तो देखो भैया अरविंद और सुभाष जो थे वो जनता की क्षति बताते हैं। फिर देखो दूसरी तरफ क्या होता है। और इधर विजय है, यह सरकार की क्षति है। अन्नपूर्णा रोकर इसे घर की क्षति बताती है, ठीक है। सविता कहती है नहीं जीजी, यह उनकी नहीं, सारे देश की क्षति है। देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं। शरद उसकी बात का समर्थन करता है। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। तो भैया होता यह है इस एकांकी में कि दोनों भाई लड़ रहे होते हैं कि तुमने सही किया और तुमने गलत किया, ठीक है। पुलिस को गोली चलानी थी, पुलिस को गोली नहीं चलानी थी। इसी तारतम्य में खबर मिलती है कि विजय का जो भतीजा है जिसका नाम अरविंद है, वो उस भीड़ में था और गोलीबारी में वो मारा जाता है। अब विजय को बहुत पश्चाताप होता है मन ही मन में कि बताओ मेरा गोली चलाने से मेरा भतीजा मारा गया। और इस बात पर जो उसकी भाई और भाभी होते हैं वो विजय को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, ठीक है, कि तुमने जानबूझ के मारा, ये कर दिया वो कर दिया, तमाम तरीके की बातें, क्योंकि एकांकी तो बहुत ज़्यादा विस्तार कहानी का होगा नहीं, ठीक है। फिर देखो होता क्या है कि अगले ही क्षण जो होती है, जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं सुभाष चंद्र जी, उस पर क्या होती है, भीड़ जो है वो चढ़ जाती है कि भाई ऐसे मसलों में ना, गोली बारी वाले मसलों में क्या होता है कि भीड़ को जब मौका मिलता है भीड़ तब हाथ साफ करना शुरू कर देती है। और इसी क्रम में क्या होता है कि विपक्ष का जो नेता होता है और जो पुलिस वाला होता है उस पर भीड़ चढ़ाई कर देती है। और अरविंद जो यहाँ पर विजय होता है वो गोली चलाने से साफ इनकार कर देता है कि मैं अब गोली नहीं चलाऊंगा। और इस बात का फायदा जो है वो भीड़ उठा के दोनों को कुचल कर मार डालती है। अब इन तीनों की लाशें घर लाई जाती हैं और एक ही कमरे में तीनों की लाशें रखी जाती हैं।
तो इस पर जो है ना उनका भाई होता है शरद, वो कहता है कि देखो ये जो तीनों हैं ये कभी नहीं उठेंगे, अब तो इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई ये तो जनता की हानि है। किसकी हानि है? कि अरविंद और जो सुभाष की मृत्यु हुई है दोनों जनता की हानि है, ठीक है। यानी कि जनता, आम जनता की हानि, क्योंकि एक व्यापारी था एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये जनता की हानि बताते हैं। फिर दूसरी तरफ विजय की बॉडी को देखकर जो है ना वो कहते हैं कि ये सरकार की क्षति है, क्योंकि यहाँ पर जो विजय है वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वो सत्ता को दर्शा रहा होता है, ठीक है। और अन्नपूर्णा रोकर इसे घर की क्षति बताती है कि यार देखो सरकार वरकार तो गई एक तरफ, अपने ही घर के 3 पुरुष जो हैं वो खत्म हो गए हैं। तो सोचो कि ये कितना बड़ा विपद है, हमारा घर जो है वो एकदम से ही टूट गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और सविता कहती है कि नहीं, यह उनकी नहीं सारे देश की क्षति है। तो ये बात भी सच है बेटा कि अगर देश के नाते लोकतंत्र में यदि एक नागरिक भी गलत तरीके से मारा जाता है तो सारे के सारे समाज की, सारे के सारे लोकतंत्र की क्षति होती है। और लोकतंत्र पर प्रश्न भी लग जाता है कि जो सबसे ऊपर है, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो अब यदि जनता में से एक नागरिक मारा जाता है, अकारण मारा जाता है, वह कोई अपराधी नहीं है, वह कोई क्रिमिनल नहीं है, पर मारा जा रहा है, तो इस पर लोकतंत्र पर प्रश्न लग जाता है। और इसी बात को वो कहती है, कहते हुए कह देती है कि भाई ये जो घटना हुई है ये सारे के सारे समाज के लिए बुरी बात है, ये देश की हानि है, ठीक है। और आगे इस बात को बताते हुए क्या कहती है कि देश क्या हमसे और हम देश से अलग हैं। शरद उसकी बात का समर्थन करता है और ये बात भी सच कहता है। जो पीछे से शरद आता है वो कहता है हाँ बात तो सही है कि हम जो है वो देश से अलग नहीं है और देश जो है वो हमसे अलग नहीं है। और इसी बात को जो है ना बेटा स्वयं प्रकाश जी ने भी कहा था, अपनी एक कहानी थी उनकी, क्या नाम से, नेताजी का चश्मा, उसके अंदर भी वो यही मैसेज देते हैं कि देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि देश जो है वहाँ के लोगों से, वहाँ के पशु पक्षियों से, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से मिलकर बनता है। तो हम ही देश हैं, ठीक है, हमारे से बाहर कोई देश नहीं है और हम जहाँ जाएंगे हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बेटा इस तरीके से इस एकांकी में जो बड़ी सजीवता दिखाई देती है और एकांकी जो है वो अपने लक्ष्य को प्रस्तुत करने में भी सफल होती है। अब जो लक्ष्य वो दिखाना चाहते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों को दिखाना चाहते हैं, सत्ता का वर्ग, प्रतिपक्ष का जो वर्ग है, उसके साथ साथ शासन की भूमिका और आम लोगों की जो भूमिका है, इन चारों भूमिकाओं को बहुत अच्छे तरीके से इस एकांकी के माध्यम से उकेरा गया। और ये भी बताया गया कि किस तरीके से जनता जो है बेकाबू होकर कैसे ही अपने लोगों का नुकसान कर देती है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से इस एकांकी को हमने पढ़ा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ।